इनकी यूएसपी क्या थी? इनके जहरीले बयान, कब्र से उठाकर बलात्कार करना, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। और आज मुख्यमंत्री बन गए तो वही बात भाषा वहां भी बोलते हैं, थोड़ा सा संयमित हो गए, पॉलिश कर रहे हैं। तो पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर हो गया, गैस सिलेंडर 1000 रुपया लीटर हो गया, सब्जी से लेकर के कोई भी चीज महंगाई के आलम में कई गुना बढ़ गई। ये तो अलग मुद्दा है, इस पर तो आक्रोश अलग है। हालांकि मैं इस बात पे आपत्ति रखता हूं, इस देश की जनता को इन चीजों की, महंगाई, बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सड़क पर उतर जाना चाहिए था। लोग नहीं उतर रहे। मुझे लगता है लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, 100 रुपया लीटर पेट्रोल, 1000 रुपया लीटर गैस को। पिछली बार तो 5 पैसे बढ़ता था, 10 पैसे, तो क्या क्या हो जाता था। आपके घर में जब चूल्हा जलता है शाम को ना, उस चूल्हे पर असर डालने वाली जितनी भी बातें हैं वो आपके चुनावी मुद्दे होने चाहिए। आप उस मुद्दे को भटकाने वाले लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं, जाति के नाम पर लड़ाते हैं। इस देश के आम आवाम को खड़े हो जाना चाहिए। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स अड्डा। हमारे साथ एक प्रोफेसर मौजूद हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पे हैं और ये सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दाओं पे अपना विचार व्यक्त करते हैं। परिचय है लक्ष्मण यादव, आप इनका यूट्यूब चैनल भी है और एक सामाजिक और राजनीतिक विचार भी रखते हैं। इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो हुए किसानों के साथ जो एक कांड हुआ है उस पर बात करेंगे और समझेंगे कि इनके विचार क्या कहते हैं। नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है कांड, क्या लगता है आपको, क्या समझ में? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना आज़ाद भारत में बहुत दुखद और बहुत कुछ कहने वाली घटना है। दरअसल 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इस देश ने अपने को एक लोकतांत्रिक ढांचे में बनाने की शुरुआत की और उस समय ये वादा किया गया था कि इस देश के नागरिकों के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये सब कुछ उनके लिए बनाया जाएगा। ये देश, नया देश, उसमें उस लोकतांत्रिक ढांचे में जनता के पास ज़्यादा अधिकार होंगे और वो सरकारें चुनेंगी, सरकारें जनता के पक्ष में नीतियाँ बनाएंगी और एक लोकतांत्रिक ढांचे में काम होता जाएगा। जनता को लगेगा कि ये अमुक सरकार हमारे पक्ष में नीति नहीं बना रही है तो 5 साल बाद उसको अपने वोट से बदल देंगे। यानी लोकतंत्र में सब कुछ किसके हाथ में? जनता के। तो ये एक सैद्धांतिक पक्ष है। अब जनता अगर 5 साल बाद किसी सरकार को बदलने जाए तो 5 साल में जनता को कई बार लगता है कि इतने वक्त में तो उनका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। तो अमूमन होता यह है कि जनता को अगर उस चुनाव के पहले भी लगे कि ये अमुक नीति गलत बनाई गई है, ये हमारा नुकसान कर रही है, तो वो तत्काल उसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। यानी वही जमहूरियत उनको आंदोलन करने का एक हक देती है। सड़क पर उतरें, आंदोलन करें, विरोध करें और उस सरकार को ये समझाएं कि ये नीति गलत है, आप इसको वापस लीजिए। अभी आंदोलन, जैसे आपने बोला आंदोलन, सब आंदोलन किसान कर रहे हैं, उनको किसान नहीं माना जा रहा है, उनको एजेंडा में बता दिया जाता है कि वो किसान के नहीं, पार्टी के आदमी हैं। और हम बस आपके सवाल पर ही मैं आ रहा था कि अब हो ये रहा है कि हर एक चीज को बदनाम किया जा रहा है, आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है और वो लोग आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं जो आंदोलन के दम पर ही सत्ता व सरकार में आए थे। वो लोग आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, आंदोलन जीवी कह रहे हैं, बिके हुए लोग कह रहे हैं, दलित लड़े तो उसे नक्सली कहते हैं, जब बुद्धिजीवी लड़े तो उसे अर्बन नक्सल कहते हैं, मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी तो उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, इन किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, मवाली कह रहे हैं। तो आंदोलन के शब्द को भी बदनाम किया जा रहा है। मैं उस बात को पूरा कर लूँ कि जो कह रहे थे कि आंदोलन क्यों होना चाहिए, आंदोलन का मकसद क्या होता है, तो डॉक्टर लोहिया एक बात कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो 5 साल क्यों इंतजार करे? अगर किसानों को यह समझ में आया कि ये तीनों कानून गलत हैं तो उसका वो मुखर विरोध करना। और आज़ाद भारत का एक खूबसूरत आंदोलन कि वो दिल्ली में जहां सत्ताधीश बैठे रहते हैं वो उनको अपनी आवाज़ सुनाने आ रहे थे। सरहदें बंद कर दी गई, कीलें लगा दी गई, कटीले तार बिछा दिए गए। जो देश की सरहद पर नहीं होता था वो राजधानी की सरहद पर बना दिया गया और गोया किसान न हो, कोई आतंकवादी हो जो हमला करने आ रहे। उसी कड़ी में अब आंदोलन करते हुए किसानों को लगा कि 600 लोग शहीद हो गए,
जान से हाथ धो बैठे इस आंदोलन में। तो जहां जहां वो इस सरकार के नुमाइंदे पहुंचते वो उसका विरोध कर रहे हैं। लखीमपुर में भी यही हो रहा था। सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग, गृह राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, ये लोग अगर जा रहे हैं तो किसान आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन में क्या क्या होता है वो एक आंदोलनकारी का हक है कि वो अपने चुने हुए लोगों को विरोध करता है। अब उसके बाद जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो सरकार का पक्ष है, सरकारें तो हमेशा यही कहती हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई नहीं मरा है, कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे आज ही के दिन लखनऊ में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो उस अमृत महोत्सव में बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें कही गई। अगर उन भाषणों को सुनेंगे तो लगेगा कि इस भारत में कोई दुखी है ही नहीं। सबके दुख थे 2014 के बाद से 2021 तक, सबके दुख दूर कर दिए। और उस सत्ता के भाषण के अलग अगर जनता के पास जाएंगे तो कोई तबका ऐसा नहीं बचा है जो आज रो न रहा हो। उसी कड़ी में किसान है वो आंदोलन करने गए तो सत्ता के अहंकार में चूर लोग, और जिसमें उनके बेटे, उस गृह राज्य मंत्री के बेटे, उनके ऊपर किसानों ने आरोप लगाया कि बाकायदे जो किसान लौट रहे थे पीछे से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसके वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है। अच्छा सर, विपक्ष को वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हों, प्रियंका वाड्रा हों, और भी बहुत से लोग हैं। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठे थे, वो बोल रहे थे कि उनको लखनऊ जाना है लेकिन उनको बाहर ही नहीं निकलने देंगे, इसलिए एयरपोर्ट पे बैठ गए। विपक्ष का नहीं लग रहा कि विपक्ष को जानबूझकर रोका जा रहा है क्योंकि मान लीजिए वो मुद्दों को बाहर लाएंगे इसके लिए? बिल्कुल, ये देखिए, मैं वही कह रहा था ना कि गाड़ी से कुचल कर जो लोग आंदोलन को कुचल नहीं पा रहे थे वो अब किसानों को कुचलने पर आमादा हो गए। गोया किसानों को कुचल देंगे तो डर बैठ जाएगा आंदोलनकारियों में और वो आंदोलन करने नहीं आएंगे। तो वो तो मार दिया उन्होंने, उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? वो लोग टीवी पर बयान दे रहे हैं कि हम तो वहाँ थे ही नहीं, हमारा बेटा वहाँ नहीं था, हम तो निष्पक्ष लोग हैं। तो फिर गिरफ्तारी आरोप लगने के तुरंत बाद हो जाया करती है, ये नहीं हो रही। और उनके पक्ष में जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा। धारा 144 लागू करने की बात, और ये विपक्ष का लोकतंत्र में काम क्या होता है? जनता के पक्ष में खड़े होना। ये अलग बात है कि उसी विपक्षी दल के लोग जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो जनता से दूर हो जाते हैं, तो दूसरा दल जो विपक्ष में होता है वो भूमिका निभाता है। यही पार्टी जो आज सत्ता में बैठी है, दिल्ली की सत्ता में और यूपी की सत्ता में, आप इसका इतिहास खंगालेंगे तो विपक्ष में रह करके ये क्रूरतम स्तर पर आंदोलन करते थे। सिलेंडर सर पर रख के उतर जाते थे, सिलेंडर लेके उतर गए, साइकिल से जा रहे हैं। अरे ये विपक्ष में रह करके तो राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा निकल करके दंगे कराते रहे पूरे देश में। इसको कौन कहेगा कि ये क्या काम था विपक्ष का? सत्ता में आए तो किस तरह से वो सब हुआ, वो सबके सामने है। विपक्ष का काम होता है जनता के पक्ष में खड़ा होना, और उस जनता के पक्ष में जो ऑलरेडी आंदोलित है। यह आंदोलन तो किसानों का है, विपक्ष तो साथ देने आ रहा है। इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार हर तरह के आंदोलन में आगे बढ़ करके खड़ा करते हैं, और नहीं होता तो अन्ना आंदोलन जैसा एक आंदोलन भी खड़ा कर देते हैं, और सत्ता बदल जाती है और कोई जेल में नहीं जाता। कि 2G 3G और कोलगेट में जेल में कौन है? घोटाला इतना करोड़ों अरबों रुपए का हुआ आंदोलन के समय, तो जेल में कौन है? लोकपाल बना क्या? आंदोलन से सत्ता बदल गई। वैसे आंदोलन जो प्रायोजित आंदोलन है, किसान आंदोलन एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन है और इतनी खूबसूरती से पूरे देश के भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहा है, उसको आप इस तरह बेरहमी से कुचलेंगे, विपक्ष की आवाज कुचलेंगे। ये जमहूरियत के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, शुरू में अभी भी आते हैं टीवी पे, खास बातचीत होती तो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में ना गुंडाजार ना भ्रष्टाचार, अब की बार हमारी फिर से सरकार। लगता है फिर से मान लीजिए हमको दो बड़े कांड देखने को मिले, एक हाथरस का कांड हो गया, फिर से ये कांड हो गया, गोरखपुर में भी हाल में ही कांड हुआ है जो व्यापारी के साथ जो हादसा हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा कि हम और भी क्राइम यहाँ पे ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जब आप अमृत महोत्सव के भाषणों या टीवी पर दिए गए साक्षात्कारों को सुनेंगे तो आपको तो ये लगेगा ही नहीं कि पीएम जी सीएम जी जो बोल रहे हैं इसके बाद तो राज्य में देश में कहीं कोई दुखी ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जनता के पक्ष पास जाएंगे ना, तो पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर हो गया, गैस सिलेंडर 1000 रुपया लीटर हो गया, सब्जी से लेकर के कोई भी चीज़ महंगाई के आलम में कई गुना बढ़ गई। ये तो अलग मुद्दा है, इस पर तो आक्रोश अलग है। हालांकि मैं इस बात पे आपत्ति रखता हूँ, इस देश की जनता को इन चीज़ों की, महंगाई, बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सड़क पर उतर जाना चाहिए था, लोग नहीं उतर रहे।
मुझे लगता है लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल और 1000 रुपये लीटर गैस को। पिछली बार तो 5 पैसे बढ़ता था, 10 पैसे तो क्या क्या हो जाता था। तो अभी तो उस पर हो नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन जिसकी बात आपने की, प्रचार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, यह बात उत्तर प्रदेश में कम प्रचारित की जा रही है। दिल्ली से लेकर के बाकी राज्यों में ज्यादा प्रचार हो रहा है। अरबों रुपए प्रचार पर फूंक दिए। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाते, हाथरस और गोरखपुर का तो जिक्र आपने किया। मैं आपको इस बात को और आगे बढ़ा दूं, एनसीआरबी का डेटा अभी आया है। क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा है कि वो पिछले कई दशकों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हत्या, बलात्कार, लूट और तमाम तरह का शोषण, उत्तर प्रदेश शोषण में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश झूठ बोलने में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश जाति वैमनस्य फैलाने में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश हिंसा में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश आज किसी चीज में नंबर 1 है तो वह सांप्रदायिकता में नंबर 1 है। हर जगह हिंदू मुस्लिम की आग। अब्बा जान का बयान एक मुख्यमंत्री दे, ये बयान क्या दिखा रहा है? अब्बा जान कहने वाले लोग राशन हड़प लेते थे। तो ये जो घोटाले हो रहे हैं मिड डे मील की योजना पर, नून रोटी खाते बच्चों की तस्वीर दिखाया तो उस पर एफआईआर हो गया। पत्रकारों को मार दिया, जान से मार दिया, तमाम लोगों की हत्या हुई ठोको कह करके। अब पुलिस की कस्टडी में पुलिस ठोक दे रही है। और किसको ठोक रही है? उन्हीं के अपने कार्यकर्ता को। यानी ये कौन सा राज है? जंगल राज कहते थे, तो जंगल राज की एक तो परिभाषा इनको नहीं पता। गुंडा राज क्या होता है? मुख्यमंत्री की भाषा बताती है कि किसका राज चल रहा है। कल तक जो दंगाई थे वो सत्ता में बैठ गए तो चरित्र नहीं गया, वहां से बैठ करके वो दंगा का काम कराना चाह रहे हैं। और कोविड के समय में उत्तर प्रदेश में क्या दृश्य था, ये उत्तर प्रदेश के लोग अगर भूल गए हो तो वो तो डिजर्व करते हैं इससे ज्यादा बुरे गुंडे राज, जंगल राज को। कोविड में लाशें तैरती दुनिया भर में कहीं नहीं देखी, उत्तर प्रदेश में देखी। तो जो कुछ भी अव्यवस्था हुई कोविड में, अब तो केंद्र में ही एक मिनिस्टर ने संसद में कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता से एक बार पूछिए, आप मीडिया के लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं और भरोसा करता हूं कि आप लोग वो आवाज सुनाएंगे जो सत्ता की भाषा में नहीं होगा, जो बिकी हुई मीडिया नहीं दिखा रही होगी। आप जनता के पास जाइए, चुनाव आ रहा है, आप जाइएगा और लोगों से खुद पूछिएगा कि वो क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता होर्डिंग देख करके अगर वोट देगी, उत्तर प्रदेश कहा था 1 साल में 12 लाख 13 लाख नौकरी देना, और प्रचार कर रहे हैं कि 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरी दी। 4.5 लाख अभी दिल्ली में बहुत प्रचार हुआ है। केवल दिल्ली में ही तो प्रचार हो रहा है। हो सकता है 2024 के वो इलेक्शन की तैयारी हो रही हो, ऐसा लग रहा है 22 की नहीं 24 की तैयारी हो रही है। मैं एक बात कहता हूं इस देश की जनता को कि अगर आप इसी तरह के झूठ में, प्रोपेगेंडा में, नफरत में, हिंसा में अगर आप सेलिब्रेट करने के मोड में आ जाएंगे ना, तो आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सुविधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के नाम पे शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। 3 कृषक कानूनों के नाम पर किसानी को बेच दिया। 3 मजदूरों के कानून बनाए जिसमें मजदूरी, अब मजदूर जो है ना व्यवसायी का गुलाम बन चुका है। तो शिक्षा बची नहीं। रोजगार, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की एक वैकेंसी ऐसी नहीं बताएंगे जो बिना पेपर लीक करके हो गई हो। एक वैकेंसी आप नहीं बताएंगे जिसमें आरक्षण का नियम कायदे से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर बैठे हैं छात्र, वहां पर महीनों हो गए। लाठियों चार्ज किए। अरे भाई कितने लोगों को मारा, कितने लोग, गोमती में कूद करके एक बच्चा आत्महत्या कर रहा था। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता? कहां 70 लाख नौकरी दे रहे थे, 4.5 लाख का प्रचार करो अरबों रुपए लेकर के। कहां आप कह रहे थे कि घर घर सुकून। टैक्स पेयर एक माचिस खरीदता है ना, गरीब किसान मजदूर भी खरीदता है माचिस ना, तो वो टैक्स देता है और उस टैक्स के पैसे से सरकार अनाज खरीदती है और उस टैक्स के पैसे का अनाज लोगों को बांटा गया। तुम कहते हो मुफ्त में 5 किलो अनाज और 5 किलो ये सब बांट रहे हो, शर्म नहीं आती? वो उसी जनता का पैसा है जो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस पैसे को सबको रीडिस्ट्रीब्यूट करे कि सबको सबके हिस्से का मिल जाए। और केवल प्रचार, मुफ्त में राशन बांट दिया, मुफ्त वैक्सीन बांटने का प्रचार आपने दुनिया भर में कहीं देखा? प्रधानमंत्री की फोटो किसी वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर दुनिया भर में कहीं है क्या? मुख्यमंत्री की फोटो कहीं है क्या? ये कौन लोग शासन करने आ गए? ये व्यापारियों के हाथ में पूरा देश बेचने वाले लोग, ऐसा लगता है कि इस देश के नागरिकों के ख्वाबों को बेचेंगे और उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के प्रचार करेंगे और जनता अगर नहीं अभी भी वोट देगी। आप ये पूछते हैं कि किसको वोट दें इनके खिलाफ। मैं कहता हूं कि कई बार सत्ता में दुश्मन को हराना, वैचारिक दुश्मन, उसको हराना बहुत बड़ी जीत होती है। आपको तय करना होगा कि कौन सत्ता में नहीं चाहिए,
उसके बाद जमहूरियत में जो सत्ता में आएगा आप उससे अपना काम कराइए। ठीक सर। शिक्षा पे आपने बताया, अभी हाल ही में बहुत से न्यूज आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की छत गिर गए नीचे। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि 1 साल 1.5 साल बाद जब स्कूल खोला जा रहा है तो पहले उसका जांच किया जाए, अच्छे से पहले उसकी मरम्मत कराया जाए, उसके बाद बच्चों को बुलाया जाए? इस पे भी 1 आध महीने समय ले सकते हैं, ये एक जिम्मेदारी है कि नहीं? पिछले दिनों गोरखपुर में जब बुखार, एक रहस्यमय बुखार उसको बार बार ये कहते हैं, उससे बच्चे मरने लगे बहुत ज़्यादा तादाद में, तो मंत्री का क्या बयान आया था पता है? इस मौसम में बच्चे मरते ही रहते हैं। और वहीं उसी पार्टी के नेता का बयान आया कि बच्चे पैदा करने से पहले उनको पालने के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो तो क्या हम बच्चे पालेंगे? सरकार के लिए कह रहे थे। ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं, तो उन्हें आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने, जाइएगा कितने लोग डेंगू और उसी बुखार से अभी मर रहे हैं। कोई रिपोर्ट है कहीं? काश उसकी होर्डिंग लग जाती। जैसे CA/NRC पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो उनका हक था आंदोलन करना। इस देश के सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक को नफरत के कब्रिस्तान शमशान कहने वाले लोग रोज, योगी आदित्यनाथ को लोग कैसे जानते थे भाई जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे? केवल इनके जहरीले बयानों से। मैं बार बार कहता हूं, इनकी USP क्या थी? इनके जहरीले बयान, कब्र से उठाकर बलात्कार करना, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। और आज मुख्यमंत्री बन गए तो वही बात भाषा वहां भी बोलते हैं, थोड़ा सा संयमित हो गए, पॉलिश कर रहे हैं। तो जो बच्चों के लिए कह रहा मौसम, इस मौसम में बच्चे मरते हैं, बच्चे मरे जा रहे हैं, उनके लिए हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं। वो शिक्षा के लिए कुछ करेंगे? वो शिक्षा का उनके एजेंडे में ही शिक्षा नहीं है। वरना इस देश को अंबानी और अडानी के हाथों में बेचने वाले लोग जो शिक्षा को बेच दिए, वो सरकारी स्कूलों को देखते कि उनकी हालत क्या है। शिक्षकों की भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती कब निकली? कब उस पर वैकेंसी फुलफिल हो रही? कितने वादे इन्होंने वैकेंसी निकालने के किए थे, एक भी वादा पूरा किया? आर्मी में निकालेंगे, शिक्षा में निकालेंगे, और तमाम वैकेंसी नहीं निकाली। तो वहां जहां शिक्षक नहीं है, कितने विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, इसका एक यूनिवर्सल एक रेशियो होता है। उत्तर प्रदेश में क्या उतने शिक्षक हैं? उतनी जनता पर उतने डॉक्टर हैं, उतने इंजीनियर हैं, उतनी पुलिस है क्या? और सब कुछ क्यों नहीं भर्ती की जा रही? क्योंकि अब सब कुछ ठेके पर रखा जाएगा, प्राइवेट रखा है, ठेके पर टीचर रखे गए। तो टीचर ही नहीं है, अब तो इमारत की बात कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश के उन स्कूलों में पता है वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी पुश्तों में किसी के पास इतनी औकात नहीं है कि वो करोड़ों रुपया चंदा दे करके, अरबों रुपए के चुनाव लड़वा करके उनको सत्ता पे बिठाए। इसलिए जब उसकी औकात, सो कॉल्ड औकात नहीं है ना, तो उसके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने, किसको चिंता होगी कि वो छत गिर रही है कि नहीं, उसको देखे। उनके बच्चों की चिंता नहीं है। वो लोग जो उन बच्चों को संस्कार में ही जहर दे रहे हों, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता दे रहे हों, जातिवाद दे रहे हों, सामंतवाद दे रहे हों, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार करो, तुम हमारे पार्टी के विधायक हो, हम तुमको तब तक नहीं बाहर से पार्टी से करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट न कह दे, हम तुमको बचाएंगे, बलात्कारी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो ये संस्कार जो बच्चों को दिया जा रहा है ना, स्कूल की इमारत ही नहीं बर्बाद हो रही, पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, जहरीली पीढ़ियां पैदा करने की सियासत की हो रही है। तो इनके एजेंडे में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सांप्रदायिक सौहार्द, मोहब्बत ये है ही नहीं। अंतिम हमारा ये सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को किन जो मुद्दे हैं इस राजनीति में, धर्म को छोड़ दिया जाए, हिंदू मुस्लिम को छोड़ दिया, किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? मुझे लगता है कि केवल उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं, जमहूरियत में आम आवाम को अपने मुद्दे पर वोट देना चाहिए। राजनीति का एजेंडा इस समय वो सेट कर रहे हैं, इसीलिए तो वो शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं। आपका मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है। इस देश की वो जो समझता है ना, वो जानता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा जहर अगर किसी एक दो चीज़ पर बोया गया तो वो जात ही सबसे बड़ी चीज़ है, और दूसरा है लैंगिक भेदभाव। महिलाओं के साथ लंबी परंपरा रही है वंचित शोषित होने की, और धर्म के नाम पर आप लड़ाते हो क्योंकि जाति के नाम पर भेदभाव जो है वो छुप जाए। तो मेरा कहना किसी भी आवाम के लिए ये होता है कि आप अपने एजेंडे पर राजनीति को मजबूर करो राजनीति करने के लिए। आप नेता को इतना मजबूर करो कि वो घोषणा पत्र में पहली बात आपके बच्चे की शिक्षा के लिए लिखे। यही एजेंडा है। निःशुल्क शिक्षा में, मुफ्त नहीं, मुफ्त की भाषा ही बहुत घटिया भाषा है, मैं घोर विरोध इसका करता हूं। निःशुल्क होता है यानी हम उसका फीस नहीं ले रहे हैं। मुफ्त का मतलब तो ये लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि हराम का है, हम तुमको दे रहे हैं तुम खाओ।
अरे तुम देने वाले कौन हो? जनता ने दिया तुम्हें, तुम वही लौटा रहे हो। तो शिक्षा, रोजगार, सरकारी शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ जो आई है ये नहीं, अशोका, गलगोटिया, एमटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तो इस देश में चली रही है। किनके घरों के बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं? कोई रिजर्वेशन लागू है क्या? गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान के बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं क्योंकि 10 लाख रुपए फीस है एनुअल। तो शिक्षा मतलब सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब सरकारी स्वास्थ्य। कोविड में सबसे ज्यादा कोई इलाज किया तो सरकारी अस्पताल थे, और आप उसे बर्बाद करते जा रहे हो। ये आपका एजेंडा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर एक युवा के हाथ को उसकी काबिलियत के मुताबिक काम मुहैया कराना राज्य की जिम्मेदारी है। अंबानी अडानी के हाथों देश बेच करके ये जिम्मेदारी अंबानी अडानी को दे दोगे? रेल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, अब उसका नाम क्या लेना? अब नाम उसका लीजिए जो नहीं बिका है। इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ महंगाई को मुद्दा बनाइए, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, किसानी, मजदूरी, ये मुद्दे हैं। सिंचाई, बिजली, बिजली का रेट कितना कर रहे हैं, किसान कहाँ जाएगा? पेट्रोल डीजल का रेट कितना हो रहा है, सरसों के तेल का रेट कितना है, ये मुद्दे हैं आपके। आपके घर में जब चूल्हा जलता है शाम को ना, उस चूल्हे पर असर डालने वाली जितनी भी बातें हैं वो आपके चुनावी मुद्दे होने चाहिए। आप उस मुद्दे को भटकाने वाले लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं, जाति के नाम पर लड़ाते हैं। इस देश के आम आवाम को खड़े हो जाना चाहिए कि हम पिछड़े हैं, ये दलित है, ये आदिवासी है, हम सब हाथ पकड़ के खड़े हैं, और नेता अपने आप वहां से भाग जाएगा कि इनके बीच जातिगत नफरत नहीं फैलाई जा सकती। ऐसे ही हिंदू मुसलमान को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। इनकी क्या औकात है? यहाँ लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित भीड़, बेरोजगार भीड़ नफरत के ही तो काम आएगी, इसलिए उनकी नफरत की खेती चल रही है। एक तरफ वो सत्ता में बैठेंगे, आपके बच्चों के सपनों को, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और पूरा देश अपने यारों को भेज देंगे। एजेंडा चुनाव में यही बनाया जाना चाहिए। यूपी की जनता को बदला लेना चाहिए जिन्होंने अपने उनके सपनों को नुकसान किया। यूपी की जनता को हाथरस, उन्नाव नहीं भूलना चाहिए। यूपी की जनता को गोरखपुर से लेकर के मथुरा तक की जो मौतें हुई हैं स्वास्थ्य के लिए, यूपी की जनता को कोविड में तैरती हुई लाशों को नहीं भूलना चाहिए। यूपी की जनता को ठोकों के नाम पर 1200 से ज्यादा फेक इनकाउंटर करने में जो मारे गए लोग, उनको नहीं भूलना चाहिए। यूपी की जनता को नौकरी और रोजगार के नाम पर जो धोखा मिला उसको नहीं भूलना चाहिए। यूपी की जनता को अगर मोहब्बत याद होगी तो इन्हें चुनावी मुद्दा बनाएगी, और वो केवल यूपी को ही नहीं बचाएगी। 22 में अगर यूपी बचा तभी 24 में देश बचेगा।